हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। अगर आप चाहते हो कि आपके क्लास 12th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स नीट और बोर्ड्स के लिए एक साथ कवर हो जाए और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना रहे जो आपसे सॉल्व ना हो, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिकॉज इस चैनल पर हम लेकर आए हैं वन शॉर्ट सीरीज फॉर क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर्स, जिससे आप नीट और बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। इससे पहले इस सीरीज का पहला चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि वन शॉट में हम यहाँ पर कवर करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो अपनी एनसीईआरटी को साथ लेकर बैठना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ बताई जाती है वो आप इजीली अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सको। अगर आप हमें हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं करते हैं, सो प्लीज डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम। दोनों का ही लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसे कई वीडियोस आपको आपकी नीट और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो इस चैप्टर के अंदर हम आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमीटोजेनेसिस जिसमें गैमीट्स बनेंगे, देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जहाँ पर फ्यूजन होगा गैमीट्स का, उसके बाद गेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सबसे एंड में उसकी बेबी की जो डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन और लैक्टेशन का हम टॉपिक जो है उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ताकि आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर उसे मार्क कर सके। सो बच्चों, as you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous, which mean कि humans जो हैं वो sexually reproduce करते हैं और viviparous होते हैं। viviparous का मतलब egg laying नहीं है, वो सीधा बेबी को ही जन्म देते हैं। the reproductive events, अब humans के अंदर ना अलग अलग reproductive events होते हैं। जब उनके अंदर gametes बनते हैं, formation of gametes, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गेमिटोजेनेसिस, राइट। जैसे कि स्पर्म का बनना मेल में और ओवम यानी कि एग का बनना फीमेल में। उसके बाद बनने के बाद जब वो स्पर्म ट्रांसफर होता है यानी कि पहुंचता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर? उसके बाद जब वो पहुंच जाएगा तो उसका फ्यूजन होगा, यानी कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन होगा, जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ zygote. This is allowed by the this is followed by the formation and development of blastocyst. एक बार जब जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद वो जाइगोट बाद में डेवलप होता है इन ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, 8 से 16 सेल बनते हैं। इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली मोरेला स्टेट में आ जाएगा, तो वो अटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल यानी कि यूट्रस से, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद पूरे 9 मंथ्स के लिए एम्ब्रियो डेवलप होता है, जिसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे गेस्टेशन। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड होता है ना, गेस्टेशन पीरियड कितना होगा? 1 से 9 मंथ्स, पूरा का पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है, और जिस दौरान में एम्ब्रियो डेवलप होता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे गेस्टेशन। क्लियर? उसके बाद जब वो प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा तो बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्चुरेशन। ठीक है, आपने सुना होगा कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है ना वो प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा अलग होंगे एज कंपेरेटिवली टू ईच अदर। यानी कि मेल्स में रिप्रोडक्टिव इवेंट अलग होते हैं और फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड मेन में भी देखा गया है, यानी कि जो बूढ़े आदमी हैं उनके अंदर आप देखोगे तो उनमें आपको सीमेन यानी कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो ओल्ड एज तक भी
चालू रहता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर अगर आप देखो तो अराउंड 50 इयर्स की एज में ही ओवम का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस यानी कि बंद हो जाता है। तो अब हम एक-एक करके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है? विद देयर पार्ट्स एज़ वेल एज़ गैमीट के फॉर्मेशन को लेकर। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज़ वो पेल्विस रीजन में यानी कि बॉडी के लोअर रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि 2 टेस्टिस होते हैं अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट, कुछ डक्ट्स भी होते हैं, ग्लैंड्स होंगे, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और एंड में एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होगा। इन सब के बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। आप ये जो देख रहे हो ना, ये टेस्टिस है। अब आप देख सकते हो कि ये बॉडी है और ये बॉडी से बाहर की तरफ सिचुएटेड है। ऐसा क्यों? जो टेस्टिस होते हैं ना, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी यानी कि बॉडी के अंदर नहीं होते, बॉडी के बाहर होते हैं। और बॉडी के बाहर वो एक पाउच में होते हैं, एक थैले में होते हैं। ये वो थैला है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। अब बाहर रखने की वजह क्या है? वजह ये है कि स्पर्म को बनने के लिए अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस या फिर आप मानो 34.5 डिग्री सेल्सियस इतना कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी कि हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को बनने के लिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? इसीलिए बॉडी से अलग किया गया है स्क्रोटम नाम का जो एक पाउच है, इसको प्रोवाइड किया गया है जिसमें टेस्टिस होंगे और टेस्टिस के अंदर आपकी जो स्पर्म है वो बन जाएंगे। एडल्ट्स के अंदर टेस्टिस की जो शेप होती है वो ओवल होती है, जो इसकी लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ जो है वो अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। जो टेस्टिस है ना, वो कवर होता है एक डेंस कवरिंग से, ठीक है? ये जो आप देख पा रहे हो ना, डेंस कवरिंग से। हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि 250 आप पार्ट्स मान लो, ठीक है? बॉक्सेस मान लो, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? जैसे कि इस तरह से कम से कम 250 कंपार्टमेंट उनके पास प्रेजेंट होते हैं। अब इस चीज को ना, ये जो पूरा है, इस पूरे को हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले 2 टेस्टिस थे, तो 2 में से एक को लेकर हम चलेंगे। तो एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, तो दोनों के अंदर कितने हो जाएंगे? 500 कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, करेक्ट है? इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड का मतलब इस तरह से, कॉइल्ड ऐसे कॉइल की तरह प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास मेल जर्म सेल होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। कुछ मेल जर्म सेल होंगे, कुछ सर्टोली सेल होंगे। क्लियर है ये चीज? दोनों का अपना अपना फंक्शन है। जो मेल जर्म सेल है ना, वो मियोसिस जो है उसके अंदर होगी और उस मियोटिक डिवीजन की वजह से, मियोसिस होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म के अंदर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और वो बन जाएगा स्पर्म। मेल जर्म सेल से स्पर्म बन जाएगा। लेकिन जो सर्टोली सेल है, उसका काम है इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। समझ में आई ये वाली चीज? है ना? अब एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली जो हमने पीछे फ्लो चार्ट में पढ़ा है वही सब यहाँ पर गिवन है। दैट ईच लोब्यूल कंटेन हाईली कॉइल्ड 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनके अंदर स्पर्म बनेंगे। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास क्या होता है? 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्माटोगोनिया भी हम कहते हैं और सर्टोली सेल, है ना? मेल जर्म सेल भी है और सर्टोली सेल भी है। मेल जर्म सेल के अंदर मियोसिस होती है और फाइनली स्पर्म बन जाता है, जबकि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उन मेल जर्म सेल को। अब जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये वाली, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये जो जगह देख रहे हो, जो ये इंटरस्टिशियल सेल, इन सेल के बीच में जो आपको जगह देखने को मिल रही है ना, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है ये चीज? इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना? तो अब क्या है यहाँ पर, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको देखने को मिलेंगे कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं और कुछ
ये सेल्स देख रहे हो, ये सेल्स, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे उन्हें आप क्या दोगे, इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर है ये वाली चीज। और एक और नाम होता है इनका, वो नाम होता है लेडिक सेल। ये लेडिक सेल ही होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि बनाएंगे और सिक्रीट करेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन को। उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, और यही एंड्रोजन है जो आगे जाके यहाँ पर आप लिख सकते हो लेडिग सेल। ठीक है, ये लेडिक सेल जो है ये एंड्रोजन को बनाता है, और एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि स्पर्म बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्पर्माटोगोनिया। याद करो स्पर्माटोगोनिया किसको कहा गया था, मेल जर्म सेल को। तो ये क्या है आपके, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है, दीज आर मेल जर्म सेल। ठीक है, उसके बाद आपको स्पर्माटोजोआ देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, मेल जर्म सेल से ही बने हैं। तो क्या बनते हैं मेल जर्म सेल से, स्पर्म, उसको हम क्या कह देते हैं, स्पर्माटोजोआ। क्लियर। और ये आपके सर्टोली सेल हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मेल जर्म सेल को। क्लियर हुई ये चीज। और तो पूरे में सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ है भाई, ये ये और ये है आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्लियर है ये वाली चीज, ये डायग्राम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब तक, है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। एक सेकेंड, इसमें ना एक स्लाइड और है, एक मिनट। ये स्लाइड है, ठीक है, इसको हम लेकर चलते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। नाउ व्हाट आर द एक्सेसरी डक्ट्स, द एक्सेसरी मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। बेसिकली एक्सेसरी डक्ट वो जगह होती है जिसके थ्रू, डक्ट यानी कि नली टाइप जगह, जिसमें से ट्रांसपोर्ट भी होता है स्पर्म, और टेम्परेली यहाँ पर रहता भी है, यानी कि स्टोर भी करके रख सकते हैं। सो बेसिकली जो आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल जहां पे स्पर्म बन जाता है, उसके बाद वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में से स्पर्म निकल कर भी तो जाएगा। तो निकल कर कहाँ जाता है, क्योंकि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन होते हैं रेटे टेस्टिस में। कहाँ ओपन होते हैं, दे विल ओपन इनटू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस का मतलब होता है बेसिकली, आप ये मान के चलो, ये वाली जगह, ये यानी कि नेटवर्क, एक तरीके से एक नेटवर्क जैसी जगह जहां बन जाती है उसे हम कह रहे हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद ये जो रेटे टेस्टिस है, जो रेटे टेस्टिस है, ये ओपन होता है जाकर के वासा एफ्रेंशिया में। तो यानी कि स्पर्म रेटे टेस्टिस से कहां पहुंच गया, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस के बाद वास डिफरेंस में, और फाइनली यूरेथ्रा में। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये होता है कि जब वास डिफरेंस से स्पर्म आ रहा होता है ना, तो यूरेथ्रा तक पहुंचने से पहले बेसिकली उसके पास एक और विजिटर होता है। वो विजिटर है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, ये एक ग्लैंड होता है जिसका सिक्रीशन भी यहाँ से स्पर्म के साथ मिलता है, जिसकी वजह से, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन की वजह से, स्पर्म प्लस सीमन ये पूरा का पूरा एक साथ यूरेथ्रा से बाहर जाता है। क्लियर है ये वाली चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, उसके बाद थ्रू द रेटे टेस्टिस, यानी कि रेटे टेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंशिया में ओपन होंगे। उसके बाद द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू, किस में ओपन हो जाएंगे, एपिडाइडमिस में। बिल्कुल सही, located along the posterior surface of each testis। उसके बाद epididymis will lead to the vas difference। क्लियर, जिसकी वजह से एब्डोमेन और लूप
ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि देखो यहाँ पर रेटे टेस्टिस प्रेजेंट था, रेटे टेस्टिस के बाद आप ये जो देख रहे हो ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ये इस तरह से, ये आपके वासा एफ्रेंशिया है। वासा एफ्रेंशिया ओपन हो रहे हैं इसमें, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका एपिडाइडमिस। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है, इसी को कह रहा है कि वो एक तरह से टेस्टिस के ऊपर पूरी तरह से कॉइल्ड है, इस चीज की बात वहां पर कर रहा था। और उसके बाद जब आप देखोगे तो इस तरह से वास डिफरेंस जाकर के कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाएगा, ग्लैंड्स के पास चला जाएगा और जाकर के यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन से ग्लैंड के पास चला जाएगा, सेमाइनल वेसिकल के साथ जाकर के यहाँ पर जो है फ्यूजन हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही एक साथ किससे निकलेंगे, यूरेथ्रा से निकलेंगे। क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज? चलो, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, यही सेम चीज मैंने आपको बताई, एंड ओपन इनटू अ यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. ये जो टिप वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसको हम कहेंगे यूरेथ्रल meatus। क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज? अब यहाँ पर हम आ जाएंगे ग्लैंड्स के ऊपर, जो जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो कि हमारी जो ये पेनिस है, इसको हम कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो कि इरेक्शन में हेल्प करेंगे एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। एनलार्ज्ड एंड जो होता है पेनिस का, उसे हम ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द ग्लैंड्स पेनिस। और इस ग्लैंड्स पेनिस के यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटी सी स्किन की लेयर है, जिसे कहते हैं फोर स्किन, जिसे क्या कहते हैं, फोर स्किन। क्लियर? नाउ द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, आपने एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ लिए हैं, आपने कंप्लीटली एक्सटर्नल जेनिटिलिया को पढ़ लिया है, आपने टेस्टिस को पढ़ लिया है, लास्ट बचा है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स के अंदर आप देख सकते हो समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो ब्यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड्स होते हैं। अब इनमें भी आप देख सकते हो इनका नंबर वेरी करता है। नंबर कैसे वेरी करता है, दो आपके समाइनल वेसिकल होंगे क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा और दो, यानी कि पेयर्ड लिखा है तो दो बल्ब ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, इनमें से कुछ सिक्रीशन होता है जिसे, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट समाइनल प्लाज्मा, जो कि क्या क्या होता है उसके अंदर, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम। और यही इसकी मदद से जो बल्बोब्यूरेथ्रल वाला ग्लैंड है ना, वो कुछ सिक्रीट करेगा और उसके सिक्रीशन से जो पेनिस है उसके ल्यूब्रिकेशन में हेल्प मिलती है। किस में हेल्प मिलेगी, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प मिलेगी। क्लियर है ये वाली चीज, अब तक समझ में आया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ इतना है। ये चीजें अगर आपने याद कर ली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है, एक भी लाइन हमने मिस नहीं की, अगर आपने ये याद कर लिया, ट्रस्ट मी हर एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का कवर कर लोगे फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है अब तक तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताओ, ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर कर सकूं और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी ज्यादा इजी है, बस एक स्टेप इसके अंदर ऐड हो जाता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सबसे पहले पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि दो ओवरीज होती हैं, अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि दो डक्ट्स होते हैं, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, वजाइना होगा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा, जो कि पेल्विक रीजन में ही क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, यानी कि लोअर बॉडी में ही दे विल बी प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि बेसिकली दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, these parts of the system basically along with a pair of mammary gland, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब भी आप देखोगे तो इसके साथ आपको मेमरी ग्लैंड्स को
भी लिखना है, बिकॉज यही मिलकर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं, अकेला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स उसके साथ में काम करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेन जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल में वो है ओवरी। सारा काम यहाँ पर ओवरी का है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, यानी कि गैमीट बनाएंगे। वो गैमीट क्या है? ओवम। वो क्या है? ओवम। एंड द सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। नाउ व्हाट आर द ओवेरियन हार्मोन? ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक है, नाउ ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड, एक सेकेंड, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये देखो, एक यहाँ पर आपको ओवरी देखने को मिल रही है, एक यहाँ पर ओवरी देखने को मिल रही है। हर एक ओवरी का साइज जो है यहाँ पर 2 to 4 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और ये कनेक्टेड होती है टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। यानी कि किसकी मदद से ये कनेक्टेड है? यूट्रस के साथ किसकी मदद से कनेक्टेड है? ये लीगामेंट्स की वजह से कनेक्टेड है, राइट। हर एक ओवरी जो है कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये आउटर एक लेयर है जिससे कवर्ड रहती है, जिसको हम कहेंगे थिन एपिथेलियम। ठीक है, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो जिस पोर्शन से ओवरी कवर्ड है ना, उसको हम कह रहे हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, और उस ओवेरियन स्ट्रोमा में जो एज पे जो जगह प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ जिस जगह से वो प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे इनर मेड्यूला। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है। अब हम देखते हैं ओविडक्ट। ओवरी हमने देख ली, अब हम कहेंगे बात ओविडक्ट की, जिसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस एंड वजाइना, दीज कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। यानी कि ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, ये तीनों मिलकर फीमेल एक्सेसरी डक्ट बनाते हैं। जैसे कि मेल में हमने क्या पढ़ा था? रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, है ना। ये सारी चीजें मिलकर मेल एक्सेसरी डक्ट बना रही थी। फीमेल में जो एक्सेसरी डक्ट है वो बन रहा है किससे? ओविडक्ट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से, और किससे? वेजाइना से, है ना। क्लियर है ये चीज? है ना। हर फेलोपियन ट्यूब, अब यहाँ पर ना ये सारी चीजें बोलने से पहले आई जस्ट वांट कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब आपको यहाँ मिलेगा, क्लियर। एक फेलोपियन ट्यूब आपको यहाँ मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कैसे होते हैं? सबसे एंड वाला पोर्शन उसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम, बीच वाला पोर्शन एम्पुला, थर्ड वाला पोर्शन जो एंड जो यूट्रस के पास है उसे कहते हैं इस्थमस। क्लियर है ये चीज? क्या कहेंगे? इस्थमस। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपको सर्विक्स देखने को मिलेगी। ये आपकी सर्विक्स वाला पार्ट है, ये सर्वाइकल केनाल वाला पार्ट है, और ये एंड में वेजाइना है ना। अब यहाँ पर यूट्रस के पास 3 लेयर होती हैं। कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल वाली लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब इन 2 लेयर का काम सुनो बड़े ध्यान से, चाहे लिख लो। एंडोमेट्रियम वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड होती है। जो ब्लीडिंग होगी वो एंडोमेट्रियम लेयर के शेड होने की वजह से होती है। लेकिन जो मायोमेट्रियम है ये काम आती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उस टाइम पर जो ये आपकी सर्वाइकल केनाल, जो सर्विक्स, इसको और ज्यादा ओपन अप करने के लिए, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस लाने के लिए मायोमेट्रियम लेयर जो है वो काम आती है। तो ये चीज आप याद रखोगे। अब जो ये ओवरी है ना, ओवरी के जस्ट पास देखो फिम्ब्रे दिख रहे हैं आपको। फिम्ब्रे क्या है? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करती है? जैसे ही ओवरी 14th डे यानी कि ओवुलेशन वाले दिन यहाँ से निकलेगी ना, ये तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। ओवरी से जैसे ही एग ओवम निकलता है तुरंत उसको पकड़ के अंदर ले आते हैं एम्पुलर रीजन में, और स्पर्म यहां से एंटर करता हुआ एम्पुलर रीजन में पहुंचेगा। अगर दोनों साथ में पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज?
अब तक सारी चीजें क्लियर है? वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनफेंडिबुलम होता है, with the part which is closer to the ovary is infundibulum, और जो यूट्रस के पास है उसे हम कहते हैं isthmus। ठीक है, फिम्ब्रे हमने बात कर ली, द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट इस्थमस होता है जो ज्वाइन करता है यूट्रस से। यूट्रस क्या है? एक सिंगल, जिसको हम वूम्ब भी कहते हैं। शेप जो होती है इन्वर्टेड पियर, जो आपने अनाशपाती देखा होगा, पियर आपने देखा है, उसको अगर हम उल्टा कर दें तो वैसी कुछ शेप होती है यूट्रस की। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स व्हिच आर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये जो यूट्रस है ये सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ये क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? जो सर्विक्स है इसमें जो कैविटी वाला पोर्शन है इसको कैनाल कहते हैं, और ये सर्विक्स की कैनाल है इसलिए इसको सर्वाइकल कैनाल बोल देते हैं, विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो बर्थ कैनाल है ना, जो बर्थ कैनाल है ये बनती है दो चीजों से, एक तो सर्वाइकल कैनाल से और एक वजाइना से। किससे बनती है? सर्वाइकल कैनाल से और वजाइना से। इन दोनों को मिलाकर जब बर्थ कैनाल बनती है जिसके थ्रू बेबी जो है वो बाहर आएगा। जो वॉल होती है यूट्रस की, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं यहाँ पर। पहला जो बाहर की लेयर होती है थिन होगी जिसे हम कहेंगे पेरीमेट्रियम। मिडल की लेयर थिक होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, मायोमेट्रियम। और जो इनर ग्लैंड्यूलर लेयर होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्राइन कैविटी की लाइन, यानी कि ये जो कैविटी है ये इसे कैविटी कहते हैं, जहां पर आकर आपका इम्प्लांटेशन भी होगा। इसकी लाइंस पर आपको कौन सी लेयर प्रेजेंट मिलती है? एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby। ये काम आपको ध्यान रखना है दोनों ही लेयर्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप इसमें मिस करोगे तो आप लोग मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं, हमने एक्सेसरी डक्ट्स की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ठीक है, क्लियर है? चलो, नाउ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमन, और साथ में ही क्लाइटोरिस। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर? क्या क्या चीजें हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस एंड मॉन्स प्यूबिस। क्लियर है ये वाली चीज? अब हम देखो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, वो ये है कि ये वाला जो आउटर सबसे बाहर जो पोर्शन प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा। इसके अंदर आप देख सकते हो लेबिया माइनोरा। उसके बाद यहाँ आपको क्लाइटोरिस देखने को मिलेगा। उसके बाद ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वाला पोर्शन हो गया। क्या हो गया? यूरेथ्रा वाला पोर्शन हो गया। ये वेजाइना, ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? वेजाइनल ओपनिंग। और जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है कोई भी ओपनिंग होना। उसके बाद ये रही सर्विक्स, और यहाँ पर आपका आगे यूट्रस, क्योंकि ये एक तरीके से डायग्रामेटिक व्यू है, तो इसमें आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी इसके थ्रू। नाउ द लेबिया मेजोरा इज द फ्लेशी फोल्ड टिश्यू जो कि एक्सटेंडेड होती है फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, और वेजाइनल ओपनिंग के साथ ये सराउंडेड होती है। लेबिया माइनोरा जो होती है, दीज आर द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, उस बाय अ वो कवर होती है बाय अ मेम्ब्रेन जिसे हाइमन कहते हैं। और क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एंड एज वेल एज मेजोरा, यानी कि जंक्शन, जंक्शन मतलब जो पोर्शन जहां से फ्यूज हो रहा है जहां पर। ठीक है, उसके बाद ओके आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड
मेमोरी ग्लैंड की अब बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? मेमोरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने सारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेस्ट जिसे हम कहते हैं वो दो प्रेजेंट होंगी। पेयर्ड यानी कि एक पेयर, विच मीन्स दो प्रेजेंट होंगी। दैट कंटेन्स ग्लैंड्यूलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंड्स जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होते हैं हर एक ब्रेस्ट के, उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 15 टू 20 मेमोरी लोब्स, जिनके अंदर देयर आर वेरियस सेल्स विच आर प्रेजेंट। और इन सेल्स को, इन क्लस्टर्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। जो सेल होते हैं ना एल्वियोलाई के, दे विल सिक्रीट द मिल्क। ये मिल्क जाकर के स्टोर होता है कैविटीज में एल्वियोलाई की, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। एल्वियोलाई विल ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स। हर एक टिब्यूल जो होता है, हर एक लोब का टिब्यूल जाकर के ज्वाइन हो जाता है ताकि मेमोरी डक्ट बना ले, और बहुत सारे सेवरल मेमोरी डक्ट जो होते हैं वो एक साथ मिलकर एम्पुला बनाते हैं, विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया, रीडिंग लगी होगी, इससे समझते हैं। सबसे पहली चीज, मेमोरी ग्लैंड, जिसके पास ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है। हर एक के पास 15 टू 20 मेमोरी लोब्यूल प्रेजेंट है। हर एक के पास 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल प्रेजेंट है, और हर एक मेमोरी लोब्यूल के पास प्रेजेंट होते हैं सेल, जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। देखो ये रहे आपके एल्वियोलाई, हर एक लोब के पास, हर एक लोब के पास एल्वियोलाई प्रेजेंट है। देखो ये इन्होंने एक लोब को वैसे करके दिखाया है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो एल्वियोलाई है, जो सेल्स होते हैं एल्वियोलाई की, यही मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। जब मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है तो वो मिल्क जाकर के स्टोर हो जाता है मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर। कहाँ हो जाएगा? मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर। मेमोरी टिब्यूल्स ये जो आपको ये दिख रहे हैं, इनमें जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद वो जाता है मेमोरी डक्ट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपको डक्ट जैसी है, केनाल जैसी जगह दिख रही है ना, ये है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद वो एम्पुला के पास आएगा, ये वाला पोर्शन आगे, ठीक है। मेमोरी एम्पुला से वो लेक्टिफेरस डक्ट में चला जाएगा यहाँ पर, और लेक्टिफेरस डक्ट से वो डायरेक्टली निपल पे आ जाता है, जहां से सकआउट करके मिल्क को जो है सिक्रीट किया जा सकता है। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है? अब समझ में आया ये वाला पैराग्राफ? इस तरह से हमसे समझ सकते हैं, और इस तरह से ये इजी भी है। अगर आप इससे समझोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर खत्म हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? बताओ किसकी बात करें? गैमीटोजेनेसिस की। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें आपके गैमीट्स बनेंगे, विच मींस स्पर्म बनेगा और ओवम बनेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो इसमें क्या है, सबसे पहले द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गैमीट। क्या करते हैं? गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, विच इज स्पर्म एंड ओवम, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों के पास ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि मेल के अंदर है टेस्टिस और फीमेल के अंदर है ओवरी। अब इन दोनों में ही मेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, जो कि टेस्टिस है, वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को, जिसे हम कह देते हैं मेल गैमीट। और जो फीमेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी, वो क्या करेगी? ओवम प्रोड्यूस करेंगे, और उसको हम कह देंगे फीमेल गैमीट। और इस पूरे प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज की सिंथेसिस होना। तो गैमीट बन रही है तो गैमीटोजेनेसिस कर दिया। टेस्टिस के अंदर इसको हम इससे समझते हैं। ठीक है, देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल तक याद है सभी को? मेल जर्म सेल याद है? मेल जर्म सेल स्पर्माटोगोनिया, इनके अंदर होती है माइटोसिस। जैसे जैसे माइटोसिस होगी मेल जर्म सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। मेल जर्म सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। अभी मेल अगर एक की बात करूं तो वो 46 क्रोमोसोम यानी कि 2n कंडीशन में है। स्पर्माटोगोनिया किस कंडीशन में है? 2n कंडीशन में। कुछ स्पर्माटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स भी बोलते हैं।
अगर उनमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस होती है, अभी तो ये 46 क्रोमोसोम पे है, अभी तक चल रहा है, जैसे ही मियोसिस 1 होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। और मियोसिस का मतलब होता है आधा, यानी कि 2 है तो 2 का 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 बन जाता है। तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने हो जाएंगे, हाफ, n नंबर, यानी कि 23। इसके बाद इसमें जब मियोसिस होगा तो मियोसिस 2 यहाँ पर कहलाएगा, तो यहाँ पर आपको स्पर्मेटिड्स देखने को मिलेंगे। ये स्पर्मेटिड आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म के अंदर। सिंपल है, इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है, ये पूरा आपको याद रहेगा। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये बनते हैं बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। दे बिगिंस एट प्यूबर्टी। नाउ जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, इट इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आप देखो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो अंदर वाला साइड है ना, इनसाइड वॉल जो है वहां पर ये प्रेजेंट है। वहां पर ये क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर लेंगे, अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद हर एक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड स्टेज में है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, बिकॉज उसके अंदर मियोसिस कराएंगे, है ना। जब उसके अंदर मियोसिस हो जाएगी और पहली मियोटिक डिवीजन हो जाएगी, उसकी वजह से दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, देखो प्राइमरी से आपको ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखने को मिल रहे हैं, हैप्लॉइड है, 2n से n बन गए, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। ये मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ से समझा दिया है, यहाँ सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ताकि 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाए, ठीक है। वापस से उसके अंदर मियोसिस होगी और उसकी वजह से क्या होगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। नाउ द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहना चाहता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, इस प्रोसेस को, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियो जेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। आप देख रहे हो यहाँ पर जो सर्टोली सेल है, ये स्पर्म हेड है ना, ये स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्म, ये सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड एंटर करवा रहा है ना, ताकि इसको नरिशमेंट मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होना किसका, स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मेटिड से कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं, इनको आप याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स की। बहुत सिंपल है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो तो गई, स्पर्म बन तो गया, लेकिन कैसे बना, क्या चेंजेस आए, ये चीजें देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, काफी सारे अलग अलग हार्मोन्स के इंक्रीज होने की वजह से, जैसे कि secretion of gonadotrophin releasing hormone. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. Basically क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे हिट करती है, उस टाइम पे स्पर्म बनने स्टार्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, वो सिक्रीट करता है आपका GnRH, विच मीन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको रिलीज करता है। ये जब इंक्रीज होगा, जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जब अपनी पीक पर पहुंचेगा, विच मीन इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब ये एक्ट करेगा, यहाँ पर जब ये एक्ट करेगा, तो इसकी वजह से दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होंगे। वो दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, एक आपका LH और एक FSH। LH है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो आपका LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो आपका लेडिक सेल यानी कि इंटरस्टिशियल सेल पे काम करेगा, और उसकी वजह से एंड्रोजन, मैंने पहले भी कहा था, लेडिक सेल से एंड्रोजन और एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये रिलीज होते हैं। सो
अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये लेडिक सेल पे काम करेगा और लेडिक सेल से एंड्रोजन रिलीज होते हैं और एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। लेकिन एंड्रोजन ये यहाँ पे बता दिया दैट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एफएसएच का क्या काम है? मेल जर्म सेल के अलावा दूसरे सेल भी तो थे, वो थे सर्टोली सेल। तो एफएसएच उस पे काम करेगा, दैट जो आपका यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये बेसिकली सर्टोली सेल पे काम करेगा एंड इट विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट वाज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना। ठीक है, दैट वाज स्पर्मियोजेनेसिस और उसके अंदर आपका एफएसएच काम करता है। क्लियर हो गई? अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार स्पर्म का। ठीक है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो ही आपको दिखेगा। इसके अंदर 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो आपका हेड हो गया ये, एक नेक हो गई, ये मिडल पीस हो गया और एक टेल हो गई ये वाली। ठीक है, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। पूरी बॉडी के अंदर आप देखोगे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट मिलेगी, यानी कि एक तरह से कवरिंग मान लो। पूरी बॉडी में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद द स्पर्म हेड कंटेन्स, स्पर्म के हेड की बात करते हैं। हेड के अंदर एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो ना, ये एन कंडीशन में, हेप्लॉइड कंडीशन में। एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उसका अंदर अंदरूनी पार्ट जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको हम एक्रोजोम कहते हैं। ये एक्रोजोम। क्लियर है? एक्रोजोम के अंदर आपको कुछ एंजाइम देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। इसका हम आगे फंक्शन देखेंगे कि आखिर एक्रोजोम के अंदर वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे। मिडिल पीस के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि क्या आपको देंगे यहाँ पर? बेसिकली बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? पावर हाउस कहलाता है ना सेल का, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना। तो बेसिकली एटीपी यहाँ पर जो मिलेगी वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया से ही देखने को मिलेगी। क्लियर है ये वाली चीज? तो जो यहाँ पर टेल वाली, जो आपने देखा होगा ना, एक स्नेक को देखा होगा, वो अपनी टेल जब मूव करता है ना, तभी वो आगे जाके मूवमेंट यानी कि मोटिलिटी लेकर आ सकता है। वैसे ही एटीपी की जरूरत होती है ताकि टेल को मूव कराया जा सके और स्पर्म जो है वो विग्रसली बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। और किसी चीज को अगर तेजी से आगे बढ़ाना है तो एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी होती है एटीपी और एटीपी बनाने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। नाउ इट विल फैसिलिटेट द मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन मेल के अंदर आप देखोगे तो इजैक्यूलेशन के टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो इजैक्यूलेट होते हैं ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ विच नॉर्मल फर्टिलिटी। ठीक है, अगर आपने 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट किए हैं तो उसमें से फर्टिलाइजेशन होने के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो हैं उनकी नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसमें से 40% जो होते हैं उनकी मूवमेंट विग्रस होनी चाहिए, बहुत तेजी से आगे भागनी चाहिए। अगर मोटाइल ही नहीं है, जा ही नहीं पा रहे हैं ओवम तक, तो क्या फायदा उनके आने का? राइट? तो इसलिए ये कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। क्लियर है ये चीज? Now the sperm released from the seminiferous tubule are transported by the accessory duct, जो हम पढ़ चुके हैं। Now secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and the prostate are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with the sperm constitute of semen, which mean आपका सीमन क्या होता है? सीमन का मतलब सेमाइनल प्लाज्मा प्लस आपका क्या आ जाएगा? स्पर्म। जब ये दोनों चीजें मिलती, सेमाइनल प्लाज्मा आपको सेमाइनल वेसिकल से मिल रहा है और स्पर्म आपका डक्ट्स के थ्रू होता हुआ आता है और यूरेथ्रा में जाने से पहले ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर सीमेन निकल कर आता है। क्लियर? द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन। ये मेंटेन करता है इनके फंक्शंस को, ग्लैंड्स और डक्ट्स के फंक्शन को। कौन मेंटेन करेगा? एंड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमीट के बनने के प्रोसेस की।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis, और उसको क्या कहते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज. मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हो रहा था, लेकिन फीमेल के अंदर जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो होती है, जब बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ होता है, उस टाइम पे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. When a couple of million of gamete mother cell oogonia which are formed within each fetal ovary, no more oogonia are formed and or added after the birth. ये इसकी बात हो रही है. ये oogonia एम्ब्रियो के टाइम पर ही जितने बनने हैं उतने बन जाएंगे, जितने बनने हैं उतने बन जाएंगे, उसके बाद बर्थ के बाद एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनता है. These cells start division and enter into prophase 1. ये डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और मियोटिक डिवीजन में मियोसिस करते हैं. मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो प्रोफेज में ही रुक जाते हैं, वहीं पर ये अपने आप को सीज कर लेते हैं एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte. प्रोफेज के स्टेज में रुक जाएंगे प्राइमरी oocyte बनकर. अब प्राइमरी oocyte से आपके जो प्राइमरी फॉलिकल हो गए, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गए, ये तब तक नहीं बनते जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती. ठीक है. तो ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. जो प्राइमरी oocyte है, एक तरह से आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे. समझ लो, ये आपका प्राइमरी oocyte है. ठीक है. इस प्राइमरी oocyte के आसपास अगर मैं बात करूं तो एक लेयर बन गई. ये लेयर क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर है. ठीक है. जब इसके आसपास और ज्यादा लेयर बननी शुरू हो जाती है तो ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है. क्या कहलाता है, सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग थीका की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरह से. आप देख रहे हो ना, इस तरह से अलग अलग लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है. थीका एक्सटर्ना बनती है, थीका इंटरना बनती है, ये आपकी आगे आगे और ज्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगती है. लेकिन आप सेकेंडरी फॉलिकल का ये मान के चलो कि सिंपल जो आपकी ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो लेयर थी वो और ज्यादा लेयर ऐड होने लगी. जब वो और ज्यादा लेयर ऐड होने लगी तो हमने उसे सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया, है ना. एट द प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. ठीक है. मिलियंस बनती थी, लेकिन उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ 60,000 से 80,000 ही बचती हैं. नाउ दीज प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ग्रैन्युलोसा सेल की और नई थीका की, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टर्शरी फॉलिकल में. ठीक है. विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम कहते हैं एंट्रम. एंट्रम का मतलब क्या होता है, आप देखो इस तरह से, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम. ठीक है. एंट्रम के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारा हो गया प्राइमरी फॉलिकल जो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है ना. उसके बाद हमारे हो गए, ये हो गया हमारा ग्रैन्युलोसा सेल जिसकी लेयर बन रखी थी, है ना. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि भाई प्राइमरी के बाद सेकेंडरी वाले में और लेयर्स बन रही थी. तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये तो हो गई हमारी थीका वाली सेल, थीका लेकिन इंटरनल, और ये हो गई हमारी थीका एक्सटर्ना. क्लियर है, यहां तक हम बिल्कुल क्लियर है ना. अब क्या बात कह रहे हैं ये कि द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ इनर थीका एंड आउटर थीका, बोल दिया इन्होंने. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जब ये दोनों ही थीकाज में डिफरेंशिएट हो चुका है, टर्शियरी फॉलिकल बन चुका है, उस स्टेज पे जो प्राइमरी oocyte है विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, ये रहा आपका जो ये प्राइमरी oocyte है टर्शियरी फॉलिकल में, ये अपना साइज बड़ा करता है. इट ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है. ठीक है. जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा,
अब फाइनली इस प्राइमरी oocyte से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte, और एक छोटी सी पोलर बॉडी, टाइनी पोलर बॉडी। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है ये वाली चीज? तो जब टर्शरी फॉलिकल से जब मेच्योर फॉलिकल बनता है उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल में से ही आपका सेकेंडरी oocyte और टाइनी पोलर बॉडी मियोसिस के बाद बनकर आता है ना? वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ द सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अंदर आपका मेनली सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो पोलर बॉडी है ना, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट कि भाई जो पोलर बॉडी है जो कि मियोटिक डिवीजन के बाद आई, वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होती है या डिजेनरेट होती है, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि जो टर्शरी फॉलिकल था ना, वो आगे जाके चेंज हो जाता है इनटू मेच्योर फॉलिकल, और इसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी के बाद आपके टर्शरी फॉलिकल है विद एंट्रियम, ये आपका क्या है, oocyte है। उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेच्योर वाला फॉलिकल। उसके बाद जब ये रप्चर हो जाएगा तो ओवम इसमें से निकल जाएगा, और रप्चर होने के बाद जो आपके पास जितनी भी लेयर्स बची थी ना, ये मिलकर बना लेती है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो सेकेंडरी oocytes है फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन जिसे जोना पेलिसिडा कहते हैं, और ये वही लेयर होती है, समझ लो ओवम है, इसके आसपास जोना पेलिसिडा है। जब स्पर्म आता है तो स्पर्म के एक्रोसोम में जो एंजाइम्स हमने कही थी ना, वो एंजाइम इसी जोना पेलिसिडा लेयर को क्या कहते हैं, तोड़ते हैं ताकि वो अंदर जा सके, और फिर ये वापस बन जाते हैं ताकि और स्पर्म अंदर ना आ सके। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर हुआ टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ओव्यूलेशन। क्लियर है ये वाली चीज? कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, बहुत सिंपल है सारी चीजें। यहाँ पर ये डायग्राम आप खुद समझ सकते हो क्योंकि इसके अंदर दोनों ही प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में बताया गया है। कि देखो, सबसे पहली चीज ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये यहाँ से इतना पूरा ये एडल्ट लाइफ में है प्यूबर्टी के टाइम पर, ये बर्थ से पहले सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको एज इट इज समझाई हैं इन योर फ्लो चार्ट, जिसके अंदर मैंने क्या कहा था, स्पर्माटोगोनिया, जिसके अंदर आपका माइटोसिस बनेगा, यानी कि ये प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन से स्पर्माटिड्स, और स्पर्माटिड्स से स्पर्माटोजो, और डिफरेंशिएशन के इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइमरी oocyte, उसके बाद बहुत सारे फॉलिकुलर स्टेजेस आते हैं, उसके बाद हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है विद अ पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी का अब तक नहीं पता कि डिजेनरेट होती है या क्या होती है, लेकिन यहाँ पर आपका और डिवीजन होता है जिसकी वजह से ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी आपकी बनकर आएगी। तो ओवम बाद में क्या है, रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, जो कि बाद में रप्चर होने की वजह से रिलीज कर देती है ओवम को, और जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो जाकर के क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप सभी को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, जैसे कि मंकी में होना, एप्स में होना, ह्यूमन बींग्स में होना, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो प्यूबर्टी का टाइम होता है, और प्यूबर्टी के टाइम पे जब ये स्टार्ट होती है इसे मिनार्च बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड होता है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज। समझ लो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हुआ, ये टाइम पीरियड है, वापस मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो ये जो टाइम पीरियड हुआ ना, ये 28 से 29 डेज का हो सकता है, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, एंड द साइकिल इवन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन वन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड, जब ओवम रिलीज होता है जो कि प्रोसेस ओव्यूलेशन के द्वारा होता है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवम रिलीज होता है 14th डे पे। ओव्यूलेशन किस दिन होता है, 14th डे पे, आप ये याद रखोगे। ठीक है, मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। चलो इसको समझते हैं, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी अगर हम एक बार इसको समझ लेंगे, इस डायग्राम को अगर हम समझ लेंगे तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम क्या कहना चाहता है, दिस डायग्राम इज अ वेरी सिंपल वन। आप ये याद रखोगे, ये जो पोर्शन है ये बताता है ओवरी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये पोर्शन बताएगा यूट्रस में क्या हो रहा है, और ये बताएगा जो हार्मोन है पिट्यूटरी के, जो हार्मोन्स थे ना, एफएसएच और आपका एलएच,
इन दोनों के बीच में क्या होगा जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तब। तो हम ऐसे करके इसे समझेंगे ताकि आप लोगों को भी अगर एग्जामिनेशन में ये आ जाए तो आपको इजीली याद रहे इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पर नीचे आप देखो डेज लिखे हुए हैं 1 से लेके 29 तक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स की। आप देखो प्राइमरी oocytes जितने फॉलिकल नहीं बन रहे थे, ये मेच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो मैंने क्या बताया था, बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ना, और ओवम रिलीज हो जाता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कब होगा, 14th डे पे। क्लियर हुआ इतना। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो आपके पिट्यूटरी जो हार्मोन है एलएच, उसका सर्ज आता है। सर्ज मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका सर्ज यानी कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, बहुत ज्यादा उसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। एफएसएच का भी, और लेकिन एलएच का सर्ज आता है यहाँ पर। प्लस जो ईस्ट्रोजन है उसका भी एकदम से सर्ज आएगा, वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज, यहां तक क्लियर है। लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ेगा, ये जो आपका हार्मोन है ये हार्मोन बढ़ेगा जब जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन ना इसकी वजह से बढ़ता है, कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होते ही ये सिक्रीट करेगा, मतलब ये सिक्रीट करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। देख सकते हो सिर्फ इसी टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन की जो पीक है वो आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है ना। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन आगे ज्यादा बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से, एक सेकेंड, बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियम की लेयर भी थिक होनी शुरू हो जाती है। कैसी होनी शुरू हो जाती है, थिक होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये थिक होती है तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहता है। इनको लगता है कि हाँ फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन अगर जाइगोट नहीं बनता है, नहीं बनेगा, अगर फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो शेड होनी शुरू हो जाएगी, और हम इस स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये शेड होकर ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। 1 से 5 या 6 दिन का ये होता है। उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज, यहाँ पर यानी कि जो ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज, देन ओव्यूलेशन। उसके बाद ल्यूटियल फेज, जहां पर एंडोमेट्रियम पूरी तरह से यूट्रस की लाइनिंग में अपने आप को कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाएगा और उतना ही वो एंडोमेट्रियम की लेयर थिक होती जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो वो रप्चर कर जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज, इतना ही इसके अंदर लिखा हुआ है, इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़े, ये सारी चीज यहाँ पर है, ठीक है, कि इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। एलएच और एफएसएच दोनों ही पीक लेवल पे होते हैं 14th डे पे, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया भी था, ठीक है। उसके बाद रैपिड सिक्रीशन होता है लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, जिसे हम एलएच सर्ज कहते हैं। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और ओवम रिलीज हो जाएगा। ओव्यूलेशन, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, उसके बाद हमारा आएगा ल्यूटियल फेज, जहां पर ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम में बन जाता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, जो कि एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, राइट। किसके लिए जरूरी है, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो बंद हो जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का, यानी कि एंडोमेट्रियम शेड कर जाएगी, उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 50 ईयर्स की एज में बंद हो जाती है, जिसे कहते हैं मिनोपॉज, और जहाँ स्टार्ट होती है उसे कहते हैं मिनार्च, ठीक है। क्लियर है, इसको सही समझे हम। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्च एंड मेनोपॉज। क्लियर है ये वाली चीज, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना। चलो, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जब कोइटस
होता है ना, जब कॉपुलेशन होता है, सीमेन रिलीज होता है पेनिस से और जाता है विजाइना में। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर? जो मोटाइल स्पर्म होंगे वो बहुत जल्दी स्विम करेंगे और सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस में एंटर कर जाते हैं। जैसे ही यूट्रस में एंटर करते हैं उन्हें एम्पुलर रीजन पे जाना जरूरी है। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पे जाना जरूरी है क्योंकि वहीं पर ओवम भी रिलीज होता है। ओवम रिलीज होने के बाद वो सीधा एम्पुलर रीजन पे जाता है। समझ लो ये स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब का, इस तरह से। तो अगर ये आपका इनफंडिबुलम है, ये एम्पुलर रीजन है, ये इस्थिमस है, तो यहीं पे आपका ओवम भी आएगा और यहीं पे आपका स्पर्म भी आएगा यूट्रस से होता हुआ। ठीक है? फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म एक साथ ट्रांसपोर्ट हो, साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन पे पहुंचे। इसीलिए हर बार कोपुलेशन पे फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो, ये जरूरी नहीं है। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है जोना पेलिसिडा। ये जो लेयर आप देख रहे हो जोना पेलिसिडा है और स्पर्म उसकी कांटेक्ट में आता है। जैसे ही उसकी कांटेक्ट में आएगा इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से जोना पेलिसिडा की लेयर इसकी एंट्री करा देगी, लेकिन बाकी स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देती है। क्या नहीं करने देती? एंट्री नहीं करने देती है, बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन इट्स लेयर, मेम्ब्रेन। ठीक है? Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of acrosome, मैंने कहा था एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम, और वही एक्रोसोम के एंजाइम हेल्प करते हैं स्पर्म को टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Clear? This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. अब जो second meiotic division है is also unequal and result in the formation of second polar body. और एक हेप्लॉइड क्या बनता है आपका? ओवम, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर कि सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक हेप्लॉइड ओवम भी बनता है। क्लियर? उसके बाद हेप्लॉइड न्यूक्लियस होगा स्पर्म का एंड द ओवम, जो कि एक साथ मिलके जाइगोट, यानी कि अगर एक स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों ही एन कंडीशन में है, दोनों जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनते हैं जो कि 2n कंडीशन में होगा। ठीक है? One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. यहीं पे जो है सेक्स जो है बेबी का वो डिसाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे, बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। मेल जो है वो इस क्रोमोसोम का XY और फीमेल XX। अब फीमेल का जो ओवम है वो तो ऑब्वियसली यही बनेगा, ठीक है, हेप्लॉइड कंडीशन में यही बनेगा। लेकिन मेल का जो स्पर्म है वो या तो वाई कैरेक्टर को कैरी कर सकता है। अगर वो वाई कैरेक्टर को कैरी करेगा तो एक्स वाई हो जाएगा, विच मीन क्या बन गया? बॉय। क्या बन गया? बॉय। लेकिन अगर यहाँ से वाई ना आके एक्स आ गया तो, और यहाँ से भी एक्स आ गया तो दोनों एक्स एक्स बन गए, विच मीन्स गर्ल। क्या बन गए? गर्ल। तो ये डिपेंड करता है ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई विच इज बीइंग फर्टिलाइज्ड विद द ओवम. Clear? The mitotic division starts as the stage as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. अब क्या कहना चाह रहा है? हमने देखो ये देखा था ना, एक हमने डायग्राम देखा था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जब यहाँ से, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के यूट्रस में आ जाएगा। क्लियर है? यूट्रस में आ जाएगा। जैसे ही यूट्रस में आएगा फिर वो सारी कहानी हो रही है। यूट्रस में आने के बाद ये सारी कहानी हो रही है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि भाई ये यूट्रस के अंदर जाएगा एंड फॉर्म डॉटर सेल जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर. ये देखो ओवम है, स्पर्म आया, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद इसके अंदर डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स होनी शुरू हो जाएंगी और उस माइटोटिक डिवीजन की वजह से आप देख सकते हो एक से दो सेल बन चुके हैं, ब्लास्टोमियर. ठीक है? ये ए ओवम, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये यहाँ पर सी ए वाला देख रहे हो आप ब्लास्टोमियर. उसके बाद 2 से 4 बन जाएंगे, यानी कि 4 सेल बन गए. 4 से आप देखोगे मोरेला स्टेज आपको देखने को मिलेगी जो कि क्या है? 8 सेल की. 8 सेल के बाद आप देख सकते हो 16 सेल आपको देखने को मिलेंगे. उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आप यहां पर देख पा रहे हो, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा. एंड में क्या बन गया? दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट. अब ना ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं. एक तो है इनर सेल मास
और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, बस लिख लो ट्रोफोब्लास्ट। ये दो चीजें हैं, ये याद रखना। जो इनर सेल मास है, ये जो अंदर वाला पोर्शन, जाइगोट से ही तो बन रहा है ये सब, तो इनर सेल मास तो जाकर के भाई क्या बना लेता है, अपना मेन काम, एम्ब्रियो। लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये जाकर के अटैच कर जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया? जो 8 से 16 सेल यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है, ये और ये दोनों ही मोरिला कहलाते हैं। कह रहा है ना, 8 से 16 वाले ब्लास्टोमियर्स को हम मोरिला कहते हैं। मोरिला आगे डिवाइड करता जाता है और ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, ब्लास्टोमियर जो है अरेंज हो जाती है। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इनर लेयर को इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर जाकर के अटैच होती है एंडोमेट्रियम से और इनर सेल मास बना लेता है एम्ब्रियो को। अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल जो है डिवाइड करती जाती है रैपिडली और उस ब्लास्टोसिस्ट को ऐसे कवर करती है जैसे कि उसको प्रोटेक्ट करना है पूरी तरह से। और इसका रिजल्ट निकल के आता है कि ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और इसीलिए इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन जैसे ही हो जाएगा यूट्रस की वॉल के साथ, इट विल लीड टू द प्रेगनेंसी, इट विल लीड टू द प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो गई है, इम्प्लांटेशन होने के बाद basically finger like projection appear on the trophoblast। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगी, जिसे हम कहेंगे कोरियोनिक विलाय। क्या कहेंगे हम? कोरियोनिक विलाय, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood। the chorionic villi and uterine tissue become integrated, यानी कि एक साथ मिल जाते हैं, and form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहना चाह रहा है? प्लासेंटा बनेगा किससे? कोरियोनिक विलाय प्लस आपका यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, मैं बोल रही हूं, उस पर ध्यान देना, राइटिंग पे थोड़ा कम जाना। अब क्या बात कर रहे हैं, मदर है, मदर से प्लासेंटा में जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो फूड है, चाहे वाटर है, कुछ भी है। प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा और यहां से एम्ब्रियो को मिलेगा। तो एक चैनल है। ठीक है, कोई भी चीज जानी होगी, मदर से एम्ब्रियो जब जानी है, तो बीच में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से उसे होकर गुजरना होगा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट जो भी चीज मिलनी होगी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ठीक है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, किसी वेस्ट मटेरियल को निकालना जो कि एम्ब्रियो ने अगर प्रोड्यूस किया है, प्लेसेंटा उसका काम करती है। प्लेसेंटा कनेक्टेड होती है एम्ब्रियो के साथ, ठीक है, बाय अ अम्बिलिकल कॉर्ड which helps in the transport of substance and to form the from the embryo। ठीक है, प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। ये प्लासेंटा एंडोक्राइन टिश्यू का काम करती है, यानी कि कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी, लाइक आपका एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी द हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। रिलैक्सिन का क्या काम होता है हम आगे देखेंगे। आप यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये याद रखना, ये आपका स्ट्रक्चर था, ये आपका इनर सेल मास था, कुछ इस तरह से मैं बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक सेकंड देना मुझे। उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रोफोब्लास्ट की मैंने लेयर बनाई थी, याद है सभी को? ठीक है, इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस पूरे को हमने क्या कहा है? ब्लास्टोसिस्ट, यही तो कहा है। अब आप देखो कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है, अब ये जाकर के अटैच हो गया ना इससे, ये जो लेयर आप देख रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट अ ट्रोफोब्लास्ट। ये जो देख रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट इनर सेल मास, जो कि एम्ब्रियो में क्या हो गई है? एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब इस ये जो एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो गया ना इनर सेल मास, इसी के पास आपको ये देखने को मिल रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं प्लासेंटल विलाय। क्या कहते हैं? प्लासेंटल विलाय। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, यही पीछे लिखी गई थी कि भाई ये यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं, ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है। ठीक है, HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। During pregnancy, the level of
अदर हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन, इनका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है, ठीक है? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। और इनका नंबर, हार्मोन्स का नंबर क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फीटल की ग्रोथ के लिए। जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं मदर के अंदर और उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इनका नंबर इंक्रीज होना जरूरी है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन हो जाती है, जो इनर सेल मास है यानी कि जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, ठीक है? यहाँ पर आप देखो एक्टोडर्म की लेयर में इनर लेयर जो होती है वो एंडोडर्म कहलाती है। बीच की लेयर आपको क्या देखने को मिलेगी? मीजोडर्म। सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। आप यहाँ देख सकते हो मीजो, एंडो और एक्टो, तीनों बना रखी हैं अभी, ठीक है? इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। बिल्कुल, ये स्टेम सेल के पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये पूरे के पूरे टिश्यू और ऑर्गन को बना सकते हैं। और आपने सुना भी होगा कि इन्हीं स्टेम सेल को प्रिजर्व करके भी रखा जाता है। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के लिए लास्ट करती है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि डॉग्स, एलिफेंट्स और कैट में कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है? नाउ इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म, यानी कि पहली चीज ये है याद रखने वाली। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope। जब 1 मंथ हो जाता है तो सबसे पहले हार्ट बन जाता है बेबी का, ठीक है? क्या बन जाता है? हार्ट बन जाता है, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाएगा। तो डॉक्टर जो होते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म कैसे करते हैं? हार्ट बीट को सुन के बाय द स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस के लिम्ब और डिजिट, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है? यानी कि उंगलियां बननी शुरू हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक यानी कि 3 महीने के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो बन गए होते हैं, जिसकी लिम्ब बन जाना, हाथ पैर बन जाना, जेनिटल जेनाइटल ऑर्गन बन जाना एक्सटर्नल, ठीक है? वो भी वेल डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, ठीक है? ये आपका यहाँ पर आ गया। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 यानी कि जब सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, 6 महीने कवर हो जाते हैं, तो बॉडी पे फाइन हेयर आपको देखने को मिलेंगे। आंखें, आईलिड्स अलग अलग हो जाएंगी, आई लैशेस बन जाती हैं। और 9 मंथ्स के एंड तक प्रेगनेंसी के फीटस फुली डेवलप हो जाता है एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी। इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी। तो अब डिलीवरी के ऊपर हम आ जाते हैं विच इज पार्चुरेशन, ठीक है? कोई कंफ्यूजन हो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, आपको कोई कंफ्यूजन हो गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जो 1 से लेके 9 मंथ्स का पीरियड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से बेबी की, फीटस की डिलीवरी हो पाती है। इस प्रोसेस को, ऑफ द डिलीवरी ऑफ फीटस यानी कि चाइल्ड बर्थ को, हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, विच मीन्स एंडोक्राइन मतलब कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज यानी कि हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजिकल कुछ आपके क्राइटेरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। जो फीटस डेवलप हो चुका है ना, वो ही कहता है कि भाई अब मुझे बाहर आना है, तो वही सिग्नल्स को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस खुद ही बाहर आना चाहता है, तो इसलिए उसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कहता है मुझे बाहर आना है, ठीक है? द ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होता है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। ये ऑक्सीटॉक्सिन यूट्रस की मसल पे काम करेगा, जिसकी वजह से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है? जिसकी वजह से फर्दर जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है? द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन continues रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज्यादा, यानी कि क्या कह रहे हैं कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी और ज्यादा बढ़ेगी,
कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दिस लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, जिसकी वजह से बेबी जो है बर्थ कैनाल के थ्रू यूट्रस से बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जब इन्फेंट यानी कि जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है तो उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर आ जाती है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अब हम बात करेंगे लास्ट, बिल्कुल एंड जो पैराग्राफ है इस चैप्टर का, दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स। द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जितने भी मेमोरी ग्लैंड के जो आपको प्रोसेस यानी कि मेमोरी जो एल्वियोलाई सेल्स के बारे में बताया था, डक्ट्स के बारे में बताया था, वो सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और वही यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। और उसके बाद मिल्क भी प्रोड्यूस कैसे होता है वो आपको बता दिया था। और जो प्रोसेस है मिल्क प्रोडक्शन का उसे हम कहते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ठीक है, जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसको फीड करने के लिए हेल्प करता है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, यानी कि स्टार्टिंग के जो कुछ दिन होते हैं आफ्टर द डिलीवरी, उन दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं हम उसे? क्या कहेंगे हम उसे? कोलोस्ट्रम कहते हैं, है ना? उसके बाद यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखना कि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन सबसे मेन जो एंटीबॉडीज होती है वो है आईजीए। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में आपको कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है? आईजीए, जो कि बेबी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड करना चाहिए स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, और इवन स्टार्टिंग के डेज में तो बिल्कुल ही करना चाहिए। बिकॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज वो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम के अंदर आपकी आईजीए एंटीबॉडी होती है, और वो एंटीबॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू बॉर्न के लिए, ताकि उसको जो जितनी भी डिजीजेस हैं उनसे बचाया जा सके। क्लियर है? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी के साथ साथ वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है सो डू लाइक द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।